भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। एक कहावत है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। ये लालच कई बार ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जिससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और बात अगर धन के लेन देन की हो तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। इन समस्याओं का निदान फिर कानून की चौखट पर ही होता है। इसी तरह की घटना का जिक्र श्री भगवती चरण वर्मा ने अपनी कहानी कानून के भीतर कानून के बाहर में किया है। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं राजीव शर्मा। कुछ समझ में नहीं आता। वैसे बात बहुत साधारण सी है और दुनिया में रोज इस तरह की बातें होती ही रहती हैं, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा। और उस बात ने मेरे अंदर जो उथल पुथल मचाई है, उसका कारण शायद ये भी है कि मैं उस बात को समझ ही नहीं पा रहा। ये जो मेरे पड़ोस के लाला राम स्वरूप हैं, अरे यही जिनका तिमंजिला मकान अपने मकान के पास वाले चौराहे पर सर उठाए खड़ा है, और जिस मकान के कारण ही वो राम स्वरूप का चौराहा कहलाता है, उन्हीं लाला राम स्वरूप के लड़के शिवशंकर की बात है। लाला राम स्वरूप का ये तिमंजिला मकान कब और कैसे बना, इसे जानने वाले अब बहुत थोड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। इस पड़ोस के मूल निवासी ही जैसे यहाँ से लोप हो गए। मैं अपने चारों ओर देखता हूँ, नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग चले गए हैं, और एक दिन ये नए लोग भी पुराने बनकर चले जाएंगे। इनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। इस क्रम पर सोचने पर घबराहट सी होने लगती है, लेकिन क्या करूं? सोचना विचारना तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कुछ ऐसा लगता है कि मैं दर्शन की विवेचना करने लग गया हूं। कह चुका हूं कि मैं अजीब सी उलझन में हूं। असलियत यह है कि मैं दर्शन की बात जरा भी नहीं करना चाहता था। नयों का आना, पुरानों का चले जाना, यह तो जीवन मरण का क्रम है। मैं कहना चाहता हूं बड़े नगरों की बात, जो आज की दुनिया में बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो आज की भयानक और अनियंत्रित गति से भरी सभ्यता के प्रतीक हैं, जहां मानो मंत्र बल से बात की बात में हजारों मकान खड़े हो जाते हैं, और इन मकानों को आबाद करने के लिए ना जाने कैसे देश के कोने कोने से हजारों लाखों मनुष्य सिमट आते हैं। लेकिन उन लोगों की जड़ें यहां नहीं है। मैं ये भी जानता हूं उन्हें एक ना एक दिन इन मकानों से जाना पड़ेगा। कहां? ये वो नहीं जानते। वे लोग अपनी जड़ें छोड़ चुके हैं। यही नहीं, इन मकानों के मालिकों का भी कोई ठिकाना नहीं। वे खरीदने और बेचने वाली मशीनें हैं। तो मैं उस चौराहे के आलीशान तिमंजिले मकान के मालिक राम स्वरूप के बड़े लड़के शिवशंकर की बात कर रहा था। लाला राम स्वरूप इस नगर के पुराने रहने वाले हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। इस चौराहे से उत्तर की ओर करीब 2 फरलांग की दूरी पर बाईं ओर एक संकरी और बदबूदार गली है। उसी में लाला राम स्वरूप के पिता छेदीलाल की परचून और आटा दाल की दुकान थी। उस दुकान के ऊपर ही छेदीलाल सपरिवार रहते थे। अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद लाला छेदीलाल वो छोटा सा मकान खरीद पाए थे। राम स्वरूप में महत्वाकांक्षाएं थी। उसी मकान के दूसरे हिस्से में लाला राम स्वरूप ने लेन देन और गिरों गांठ का काम आरंभ कर दिया था, और उनके काम में उनके पिता के काम की अपेक्षा अधिक लाभ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद लाला राम स्वरूप ने वो गली छोड़ दी और इस चौराहे पर एक दुकान खोलकर उन्होंने लाला राम स्वरूप एंड सन्स बेकर्स का साइन बोर्ड लटका दिया। गिरों गांठ, हुंडी, पुर्जा, किस्त पर कर्ज देना, सभी तरह का कामकाज होता था उनके यहाँ। लेकिन लाला राम स्वरूप धर्मनिष्ठ प्राणी थे। दोनों समय पूजा करते थे, दान दक्षिणा भी करते थे। लाला राम स्वरूप ने स्वयं एक बार मुझसे कहा था, अरे मास्टर जी, अब इस धर्म कर्म से ही जिंदगी के पाप कटते हैं, तो अपना परलोक सुधारना ही चाहिए। ये लोक तो भगवान की दया से सुधरा ही हुआ है। और ये कहते कहते उनकी आंखें संतोष से चमकने लगी थीं। और 2 साल के अंदर ही लाला राम स्वरूप ने उस चौराहे पर अपना आलीशान तिमंजिला मकान बनवा लिया। बहुत बड़ा मकान। केवल एक छोटे से हिस्से में वो आनंद से सपरिवार रहते थे, बाकी हिस्सा किराए पर उठा दिया गया था। लाला राम स्वरूप की गिनती नगर के लखपतियों में होती थी,
लाला राम स्वरूप का एक बड़ा लड़का शिवशंकर अंग्रेजी पढ़ा लिखा है और आधुनिक युग का प्राणी है। मैं उसका अध्यापक रहा हूं और इसलिए मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वो आवश्यकता से अधिक चतुर है। किसी भी समस्या का हल उसके पास है। कोई भी ऐसी बात नहीं जिसे वो ना समझता हो। 6 साल पहले वो एक दिन मेरे पास आया था। मैं उस समय कॉलेज से थका हुआ लौटा था और कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। उसने आते ही कहा, मास्टर जी प्रणाम, आपसे एक आवश्यक परामर्श लेना है। बैठो, मैंने कहा। बोलो, क्या बात है? शिवशंकर ने गला साफ करते हुए कहा, मास्टर जी बात यह है कि लाला जी का कारोबार मुझे पसंद नहीं है। उसमें बड़ी बदनामी होती है। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते हैं। बात उसने ठीक कही थी। लाला राम स्वरूप से नगर वाले घृणा करते थे। पीठ पीछे उनकी हर एक निंदा करता था। मैंने कहा, हाँ शिवशंकर, कुछ लोग तो हैं जो तुम्हारे पिता को पसंद नहीं करते। एक रूखी मुस्कान के साथ शिवशंकर ने कहा, अब मास्टर जी तो मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ, यानी मैं ये लेन देन का काम छोड़कर कोई उद्योग करना चाहता हूँ। मेरे पिता के काम में ना मान है ना मर्यादा है। मैंने शिवशंकर को गौर से देखा। मैंने कहा, शिवशंकर विचार तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ये औद्योगिक नगर नहीं है। शायद यहाँ तुम्हें किसी भी उद्योग को चलाने में काफी मुसीबत पड़ेगी। अब मास्टर जी इसकी चिंता नहीं, बाधा केवल एक है। लाला जी पूंजी लगाने के लिए रुपया नहीं देते। मुझे कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। आप लाला जी को समझा दीजिए। समझाऊंगा उन्हें, लेकिन वो समझेंगे नहीं। मैं लाला राम स्वरूप को अच्छी तरह जानता था, तो लाला राम स्वरूप ने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर मुझे खबर मिली कि एक दिन तिजोरी तोड़कर उससे करीब 1 लाख रुपया निकालकर शिवशंकर उद्योगपति बनने के लिए कलकत्ता चला गया। लाला राम स्वरूप ने बड़ा शोरगुल मचाया, लड़के को पुलिस में देने की बात चलाई, लेकिन फिर मन मार कर बैठ गए। उनका छोटा लड़का देवी दयाल तो था ही उनके पास। देवी दयाल शौकीन तबीयत का निकम्मा आदमी था। नाच रंग सैर सपाटा, इसमें उसका जीवन बीतता था। और 6 महीने पहले शिवशंकर कलकत्ता से वापस आया। कलकत्ता में 2 कारखाने हैं उसके। एक कारखाना यहां खोलना चाहता है। लोगों का अनुमान है कि शिवशंकर करोड़पति है। ना जाने उसने कितनी संस्थाओं को दान दिया और उनका संरक्षक हो गया। ना जाने कितने नेताओं को उसने आर्थिक सहायता की है। सरकार से सुविधाएं उसने प्राप्त कर ली हैं। एक दिन लाला राम स्वरूप शाम के समय मेरे पास आए। वो किसी हद तक चिंतित और उदास थे। मैंने आश्चर्य के साथ उन्हें देखा। क्या बात है लाला जी, चिंतित क्यों हो? लाला राम स्वरूप ने भर्राए गले से कहा, मास्टर जी शिवशंकर की बाबत मैं बड़ा चिंतित हूँ। मुझे उसका ये ठाट बाट अच्छा नहीं लगता। कहीं कुछ दाल में काला है। मैं चौंक उठा। क्या मतलब है आपका? गला साफ करते हुए उन्होंने कहा, मास्टर जी बात यह है कि वो सेठ रामेश्वर दास की कोठी और बगीचा, वो तो 5 लाख रुपए में उसने वो सब खरीद लिया और कल बेनामा भी हो गया। मैं बोला, तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? उसने रुपया पैदा किया है, 2 कारखाने उसके। सर हिलाते हुए राम स्वरूप बोले, अरे नहीं मास्टर साहब, घर से कुल 1 लाख रुपया लेकर गया था और 6 साल में 1 लाख बढ़ाकर 2-4 करोड़ हो जाए, ऐसा ना हुआ है और ना होगा। अगर 100% भी मुनाफा रख लिया जाए तो 1 लाख के 6 साल में यही कोई 50-60 लाख से ज्यादा तो नहीं बन सकते। शिवशंकर व्यापार नहीं करता, वो चोरी करता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने लाला राम स्वरूप की ओर देखा। जो व्यक्ति अपने जीवन भर बड़ी निर्दयता के साथ सूद पर सूद वसूल करके दुनिया को लूटता रहा, वो आदमी ये बात कैसे कह रहा है? मैंने पूछा, लाला जी आपने भी तो बेतहाशा रुपया पैदा किया है। अरे मास्टर साहब, लेकिन वो रुपया सब धर्म का है। मैंने कानून कभी नहीं तोड़ा, ना किसी को धोखा दिया, ना किसी के साथ छल कपट किया। और लाला राम स्वरूप उठ खड़े हुए। मास्टर साहब, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है हम लोगों पर। मैंने लाला राम स्वरूप को आश्वासन दिया, अब लाला जी इत्मीनान रखें, शिवशंकर की नेताओं और अधिकारियों से अच्छी खासी दोस्ती है। उन्हीं के बल पर वो उन्नति कर रहा है और करता रहेगा। एक ठंडी सांस लेकर राम स्वरूप बोले, सब कुछ जानता हूँ मास्टर साहब, लेकिन ये कानून के बाहर जाना कानून की बड़ी गिरफ्त होती है। कुछ बहुत बड़ा अहित होने वाला है। और लाला राम स्वरूप मुंह लटकाए चले गए। मैं सच कहता हूँ कि उनकी बातें उस दिन मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी।
15 दिन पहले लाला राम स्वरूप घबराए हुए मेरे पास आए, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू। मास्टर साहब, हम लोगों का नाश हो गया। मैं ना कहता था शिवशंकर कलकत्ता में गिरफ्तार हो गया। जाली दवाइयों का एक कारखाना खोल रखा था उसने। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या शिवशंकर गिरफ्तार हो गया? ओह, अरे लाला जी, ये तो बड़ी बुरी खबर है। अब आपको कलकत्ता जाना चाहिए और वहां जाकर उन्हें जमानत पर छुड़ाइए। हाँ मास्टर जी, कल डाक गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग, अब मैं और देवी दयाल। अगर आप हमारे साथ चलें तो बड़ा अच्छा हो। अब मैं तो ये कानून वानून जानता नहीं, आपसे बड़ी मदद मिलेगी। मैं इनकार नहीं कर सका। उन लोगों के साथ मुझे कलकत्ता जाना पड़ा और कलकत्ता जाने पर मुझे पता चला कि शिवशंकर 10 लाख की जमानत पर छूट सकता है, लेकिन उसकी 10 लाख की जमानत देने वाला कोई नहीं है। शिवशंकर से हम लोग हवालात में मिले। उसने बताया कि उसकी तिजोरी में करीब 50 लाख रुपया नगद है और तिजोरी की चाबी उसकी पत्नी के पास है। यहां इस नगर में ही उसकी जमानत का प्रबंध कराया जाए। शिवशंकर की पत्नी ने तिजोरी की चाबी अपने ससुर को दे दी। लाला राम स्वरूप ने रुपए निकाले। रुपए निकालते समय उनकी आंखें चमकने लगी। शिवशंकर की पत्नी से बोले, बहू चलो घर चलें। लखनऊ में ही अपने किसी दोस्त से जमानत कराने की कोशिश करूंगा। और उसी दिन रात को हम सब कलकत्ता से रवाना हो गए। यहां के सेठ जानकी दास ने शिवशंकर की जमानत कर दी और शिवशंकर छूटकर लखनऊ आ गया। और कल शाम फिर राम स्वरूप मेरे पास आए। उनके मुख पर आत्मसमर्पण से भरी शांति थी। आते ही बोले, मास्टर साहब, आज फिर शिवशंकर गिरफ्तार हो गया। कलकत्ता से 5 वारंट एक साथ आए हैं। 6 मुकदमे फौजदारी के चल रहे हैं और करीब 10-12 मुकदमे दीवानी के। मैं सन्नाटे में आ गया। अब क्या होगा? होगा वही जो भगवान की मर्जी है। उसकी जमानत कराना बेकार है, छूटेगा नहीं। और जब उसे छूटना ही नहीं तो ये मुकदमेबाजी में रुपया लगाना बेकार है। देवी भी यहां नहीं है, अपनी बहू को लेकर बंबई घूमने गया है। मुझसे रहा नहीं गया। और लाला जी, उस दिन 50 लाख रुपए तो आप मेरे साथ ही लाए थे। फिर शिवशंकर के पास बैंक में भी कुछ होगा। हाँ मास्टर जी, करीब 25 लाख रुपए बैंक में था, वो भी निकाल लिया है। और उसकी घरवाली के पास 65 लाख रुपया है। रही शिवशंकर की बात, तो जो कानून के बाहर वो गया है, उसकी सजा तो वो भुगतेगा ही। यही 2-4 साल की सजा काट कर आ जाएगा। लेकिन उसकी घरवाली के पास जो रकम है वो कानून के अंदर की है, उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कहते कहते लाला राम स्वरूप रुक गए। मुख पर एक पीड़ा सी आई। मास्टर साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? जी घबरा रहा है। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ती ही गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। लाला राम स्वरूप को हार्ट अटैक हुआ था। मैं उन्हें जल्दी से साथ लेकर अस्पताल चला गया। लाला राम स्वरूप अस्पताल में है, शिवशंकर जेल में है। एक कानून के भीतर है, दूसरा कानून के बाहर है। और मैं कल से सोच रहा हूं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अभी आपने सुनी श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कहानी कानून के भीतर कानून के बाहर। इसका वाचन कर रहे थे राजीव शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।